अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको मैदे का अल्सर या तेज़ाबियत का मसला रहता है। ये वो लोग होते हैं जिनको मैदे के यानी ये जो हमारा पेट होता है उसके सेंटर में अक्सर दर्द रहता है, और जब अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनका मुआयना करने के बाद ये बात बताते हैं कि आपको जो आपका अल्सर का कोई मसला है तो उसके लिए दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी PUD। और ये होता क्या मसला है कि हमारा जो मैदा है यानी जिसको स्टमक कहते हैं उसमें, और या फिर जो छोटी आंत जो है जिसको ड्यूडेनम या डुओडेनम कहते हैं, उसका जो पहला हिस्सा है वहाँ पे कुछ छोटे मोटे ज़ख्म बन जाते हैं। वो ज़ख्म क्यों बनते हैं? वो ज़ख्म इसलिए बनते हैं कि दो किस्म की कुव्वतें होती हैं जो कि इस ज़ख्म को बनने में या बचाने में कारगर होती हैं। एक वो होती हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे कोई ज़ख्म ना बने, यानी प्रोटेक्टिव म्यूकस की एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है। अगर उसको ज़ख्म आ जाए, अगर वो जो म्यूकस है वो कम हो जाए या वो जो मेम्ब्रेन है वो टूट फूट का शिकार हो जाए तो उस वक्त ये ज़ख्म बनता है। या फिर कुछ ऐसे तेज़ाबियत होती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो मैदे के अंदर हो या अगर वो ड्यूओडेनम या जो छोटी आंत है इसका पहला जो हिस्सा है उसमें अगर वो बढ़ जाए, जैसे कि एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या पेप्सिन एक चीज़ होती है, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो भी एक वजह बनती है कि हमारे मैदे में और छोटी आंत के इस हिस्से में ज़ख्म बनने की या अल्सर की, जिसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहते हैं। और इनमें दो चीज़ें बहुत कारफरमा होती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो ये है कि वो लोग जो दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, दर्दों की भी मखसूस दवाइयाँ हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है, जिसमें नेप्रोक्सिन सोडियम है, जिसमें आइबुप्रोफेन है। ये मुख्तलिफ किस्म के जेनरिक नाम हैं, तो जो आप ब्रांड इनके आप चेक कर सकते हैं गूगल करके। तो जब ये दर्दों के लिए अगर कुछ लोग इन दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये इस तरीके से काम करती हैं कि जिसकी वजह से जो वो कुव्वतें जो हिफाजत करना चाहती हैं मैदे की और छोटी आंत की ताकि वहाँ पे ज़ख्म ना बने, तो वो कम हो जाती हैं, और ये एक वजह बन जाती है इन लोगों में। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, जिनको शुगर का मसला हो, जिनको दिल का मसला हो, जिनको और भी बहुत सारी बीमारियाँ हों, तो जब वो दर्दों की ये दवाइयाँ लेते हैं तो उनमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है कि अक्सर ये लोग जो हैं वो पहले से ही दिल के लिए कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिसमें एस्पिरिन है, जिसमें एक और दवाई होती है एस्पिरिन की तरह की जिसको हम क्लोपिडोग्रल कहते हैं। तो वो दवाइयाँ और ये जो एनसिड्स हैं ये मिलके ज़्यादा ज़ख्म बनाने की वजह बनते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो लोगों में मैदे का या ख़ास तौर पे ये जो छोटी आंत का डुओडेनम का या ड्यूडेनम का हिस्सा होता है उसमें ज़ख्म की वजह बनते हैं, वो एक जरसूमा होता है जिसको हम कहते हैं H. पाइलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक जरसूमा होता है, ये जब मौजूद होता है तो फिर इसकी वजह से ज़ख्म ज़्यादा बनते हैं। तो अक्सर ये जो लोग हैं ये दर्द के साथ डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपको खाने के कितनी देर के बाद होता है, खाने से पहले दर्द होता है या रात के किसी पहर आपको ये दर्द जो है जो मैदे का दर्द होता है ये आपको नींद से उठा देता है। उसके बाद अगर तो डॉक्टर को पता चल जाए कि ये शख्स मर्द औरत यंग या लड़का या लड़की ये बिल्कुल कोई दर्दों की दवाइयाँ जिसको मैं एनसेड्स कह रहा हूँ यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ये नहीं ले रहा, लेकिन इसके बावजूद ये इसको मसला है, तो फिर वो एक टेस्ट करवाएंगे इस जरसूमे को पकड़ने के लिए। इसको हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, या फिर बाज़ एक टेस्ट होता है जिसको हम फीकल एंटीजन टेस्ट कहते हैं कि जो बड़ा पेशाब होता है, जो स्टूल होता है उसके अंदर इस जरसूमे की जो प्रोटीन्स हैं उनको देखा जाता है। तो अगर वो मिल जाए तो फिर मैं बताऊंगा कि उसको अलहदा से कैसे वो डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं। इसी तरह से अगर किसी में बहुत ज़्यादा शिद्दत का मसला हो और उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो और पहले डॉक्टर दवाई भी दे चुका हो और फ़ायदा ना हो, तो उसके बाद फिर डॉक्टर जाते हैं एक टेस्ट करने की तरफ। उस टेस्ट को हम कहते हैं एंडोस्कोपी। स्कोप हमेशा कहते हैं देखने के अमल को, और एंडो होता है किसी चीज़ के इनसाइड, यानी एंडोस्कोपी जो होती है वो कैमरा डाला जाता है खुराक वाली नाली में और फिर मैदे में, और ये आंत का जो पहला हिस्सा होता है डुओडेनम का या ड्यूडेनम का, ताकि उसको देखा जाए बाकायदा कि वहाँ पे ज़ख्म तो नहीं बने हुए, और अगर वहाँ पे कोई अल्सर कोई ज़ख्म बना होता है तो वहाँ से फिर मवाद लिया जाता है जिसको बायोप्सी कहते हैं, ताकि पता चले कि इसके अंदर जरासीम H. पाइलोराई हैं कि नहीं, और या खुदा न खासा वहाँ पे कोई कैंसर या कोई मैलिग्नेंसी या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो ये डॉक्टर आपको बाकायदा चेक करते हैं,
चेक करने के बाद यानी हिस्ट्री लेने के बाद आपके मैदे को वो हाथ लगा के देखते हैं कि दर्द की कोई और वजह तो नहीं है, और इसके बाद फिर वो आपको जो मुनासिब वो टेस्ट समझते हैं वो आपको तजवीज़ करते हैं, जिसमें एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी होता है, ताकि वो देखें कि आपको कोई इन्फेक्शन तो इसके साथ नहीं हुई जिसमें WBC जो है आमतौर पर बढ़ जाते हैं। तो जब एक दफ़ा आपका डॉक्टर आपका मुआयना कर लेता है, उसके बाद वो आपको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं वो एक पूरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये काम क्या करते हैं कि ये जो आपके मैदे में और जो आपकी छोटी आंत का हिस्सा है उसमें जो तेज़ाबियत होती है, उस जहाँ से वो तेज़ाबियत आ रही होती है तो उस तेज़ाबियत को जाके बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो तेज़ाबियत का लेवल कम होता है आपके मैदे में जो है वो, जिसको अल्कलाइन हम माहौल कहते हैं, या अल्कली ज़्यादा हो जाती है, या जो pH है वो ऊपर चली जाती है 8 के करीब, तो उसकी वजह से फिर जो आपको मैदे के अल्सर का जो ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाता है और आपको दर्द की शिद्दत भी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आप लोगों को पता है। इसके मुख्तलिफ जेनरिक नेम्स हैं जिसमें ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, डेक्स लेंजाप्राजोल है, रबिप्राजोल है, ये सारे जेनरिक नेम हैं। और जो भी ब्रांड होगा वो आपका डॉक्टर, और जितनी भी डोज होगी वो आपका डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए वो तजवीज़ करेगा। तो ये इसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप ब्लॉकर। इससे पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करते थे हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें सिमेटिडीन है, जिसमें रेनेटिडीन है, जिसमें फॉर्मेटिडीन है। फिर उनके क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी सामने आए और जो अफादियत है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ज़्यादा है, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल जिसको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं वो कम किया गया। लेकिन अभी भी जो फॉर्मेटिडीन है ये एक जेनरिक नाम है। मैं ब्रांड इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर आपको ब्रांड नहीं बता सकता। दूसरी बात ये कि ये फैसला करना कि आपको कौन सी दवाई किस डोज में मिलनी चाहिए, कितने दिनों के लिए मिलनी चाहिए, ये आपका जो प्राइमरी डॉक्टर है जिसको आप ज़रूर दिखाएंगे अगर आपको कोई इस तरह से डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि जिनको पेट में जो आपका मैदा वाली जगह होती है, स्टमक वाली जगह होती है, वहाँ पे दर्द होता है, तो वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे और डॉक्टर ही फिर उनको तजवीज़ करेंगे टेस्ट भी और मुख्तलिफ ब्रांड्स की अगर कोई दवाइयाँ वो देना चाहें तो फैमाटिडीन अभी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन बाकी जो है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आमतौर पे आपका डॉक्टर जो है वो आपको प्रोटॉन पंप ब्लॉकर देता है 1 से 2 महीने के लिए, तो उसके चांसेस यही होते हैं कि आप उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को शक पड़ता है कि आपको वो जरसूमा हो सकता है, H पाइलोराई हो सकता है, तो फिर आपको, जैसे मैंने कहा, कि वो आपको यूरिया ब्रेथ टेस्ट या फीकल एंटीजन जो करवाते हैं वो स्टूल का, तो अगर उसमें वो मिल जाता है तो फिर 14 दिन के लिए 3 से 4 एंटीबायोटिक्स जो है उनका एक ख़ास कोर्स करवाया जाता है, यानी जिसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन शामिल हो सकती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन शामिल हो सकती है, जिसमें अगर आप एमोक्सिसिलिन से एलर्जिक हैं तो आपको मेट्रोनिडाजोल वो दे सकते हैं, और इसी तरह से प्रोटॉन पंप ब्लॉकर दे सकते हैं। और कुछ लोगों को बिस्मथ का एक सिरप होता है या टैबलेट्स होती हैं वो भी, यानी ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में उस जरसूमे के लिए आपका डॉक्टर आपको 14 दिन के लिए उन दवाइयों को देगा, और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए फिर वो दवाइयाँ बंद की जाती हैं, और उसके बाद फिर आपका जो स्टूल एंटीजन टेस्ट है वो दोबारा करवाया जाता है देखने के लिए कि वो जरसूमे में अभी है या वो ख़त्म हो चुका है। ये दूसरी फिर दवाइयाँ होती हैं जो कि H पाइलोराई को ख़त्म करने के लिए हैं। तीसरा फिर ये कि वो तय है जो स्टमक की या ड्यूडेनम की जो प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहा था या हिफाजती तय की, अगर वो ख़त्म हो रही होती है तो फिर कुछ सिरप आपको दिए जाते हैं। जैसे बड़ा मशहूर एक बिस्मथ जो है वो एक सिरप आपको तजवीज़ किया जाता है, बिस्मथ स्क्रॉलफिट के है इसका जेनरिक नाम, और पाकिस्तान में ये ब्रांड इसके 2 से 3 बड़े अच्छे आते हैं, लोगों को तजवीज़ किए जाते हैं वो भी। तो अगर तो किसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर आमतौर पे ये मसला दोबारा नहीं होता, इसका जो रिकरेंस है वो कम है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपको आपका डॉक्टर एंडोस्कोपी तजवीज़ करता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका ये शोबा होता है, फिर वो आपको आपकी एंडोस्कोपी करने के बाद फिर आपसे वो डिस्कस करते हैं कि आपका ज़ख़म कितना बड़ा है, वो साफ़ है या काफ़ी ख़राब है, उसमें से खून निकलने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, तो दोबारा एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर आपको खुदा न खास्ता वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर वो आपको उसी एंडोस्कोपी के दौरान कुछ या तो वो उसको रोक देते हैं ब्लीडिंग को, जिसको बेसिकली क्लिप लगा के भी रोका जा सकता है, या जो थर्मल होता है यानी कि जो कोल्ड यानी कम दर्जा हरारत की मदद से भी रोका जा सकता है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो ज़ाहिर आपको डॉक्टर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता है, वजाहत भी कर सकता है उनकी। और अगर इसको क्यों ज़रूरी है कि आप अपना जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को सीरियस लें, उसको वक्त पे अपने डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि लोगों को मैदा का जो अल्सर है वहाँ से
ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, खून आना शुरू हो जाता है। कैसे पता चलता है? आमतौर पे खून की उल्टी लग सकती है जिसको हम हेमाटेमेसिस कहते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को काले रंग के पखाने आते हैं जिसको हम मलीना कहते हैं। और अगर खून बहुत तेज़ी से आ रहा हो तो फिर वो सुर्ख रंग का जो ताज़ा खून होता है वो भी बड़े पेशाब वाले रास्ते से बाहर आ सकता है जिसको हम हेमाटोचीज़िया कहते हैं। और बाज़ लोगों में जो खून की कमी होना शुरू हो जाती है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, तो उसके लिए फिर हम उसको पकड़ने के लिए स्टूर फॉर ऑकल्ट ब्लड करवाते हैं, यानी पखाने का टेस्ट जिसमें वो खून हमें मिल जाता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता। एक ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि वो अल्सर जो है वो जो मैदे की दीवार है उसको खाता रहता है, या वो सुराख बड़ा होकर एक दिन वो पूरा जब सुराख बन जाता है तो परफोरेशन हो सकती है खुदा न खास्ता, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से ये ज़ख्म बाज़ औक़ात अगर स्टमक यानी मैदा और जो छोटी आंत है ड्यूडेनम, उसका जो पोर्शन होता है जहाँ पे वो मिलते हैं उसे पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिस यानी वो मैदे का एक हिस्सा है। तो वहाँ पे अगर बार बार ज़ख्म होता है अल्सर का और वो ठीक होता है तो वहाँ पे बाज़ लोगों को उसमें रुकावट आ जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो जिसकी वजह से फिर उनको जब भी वो खाना खाते हैं तो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर उल्टी से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी खुदा न खास्ता एक कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपका बाकायदा इलाज करे। और इस वीडियो के आखिर में जो सबसे बड़ा पैगाम है वो उन लोगों के लिए है जिनको दिल का मसला है, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो एस्प्रिन हो, चाहे वो क्लोपिडोग्रल हो, चाहे वो कोई एंटीकोएगुलेंट जैसे हेपरिन वगैरह होती है या वारफरिन होती है। तो उन्होंने जब भी कोई दर्दों की दवाई लेनी है, चाहे वो जोड़ों के लिए हो, चाहे वो कोई भी इस तरह की दवाई हो, तो वो हर सूरत पहले अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग घर में पड़ी हुई होती हैं ले लेते हैं तो फिर आपके चांसेस हो जाएंगे कि खुदा न खास्ता आपको ये जो अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल जो अल्सर है, ये आपको ज़्यादा हो जाएगा और वो उसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो कोई मज़ीद इस तरह की टॉपिक्स हुए तो ज़रूर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।